ओपन कोर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, गिवन एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होते हैं, उन्हें हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका स्पेशलाइज केस पॉलिनोमियल किस तरह से होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं 1 और 2 वेरिएबल्स में, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, किसी भी पॉलिनोमियल में हम कोई वैल्यू रख के किस तरह से हम देखते हैं, दूसरा जीरोस या फिर रूट्स क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, फिर हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस करके देखेंगे गिवन पॉलिनोमियल्स पर, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। तो अलजेब्रा की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है जब ऑलरेडी हमारे पास एक नंबर सिस्टम है। तो आप देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अगर किसी भी स्क्वायर का साइड अगर मुझे दिया हुआ है मान लीजिए 10 यूनिट्स या 10 सेंटीमीटर, तो मुझे पता है कि मैं इसका 4 टाइम्स कर दूंगा, 4 × 10, तो मुझे उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। अब ये तो बात हुई किसी एक स्क्वायर की जिसका साइड हमें 10 गिवन था। इस तरह के कई स्क्वायर्स हो सकते हैं। अगर मुझे इन सभी स्क्वायर के पेरीमीटर को एक जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसे मैं इस तरह से लिखूंगा कि मान लीजिए पेरीमीटर को मैं पी से डिनोट करूं, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय साइड। अब आप देखेंगे यहां पर पी जो है मैंने एक लेटर लिया है और यहां पर 40 एक नंबर था, तो ये लेटर इस नंबर को डिनोट करता है। इसी तरह से यहाँ पर जो s हमने लिया है साइड ऑफ अ स्क्वायर, वो यहाँ पर 10 को डिनोट करती है। तो ऐसे जो भी लेटर्स हैं जो नंबर्स को डिनोट करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिटरल नंबर्स। और इन लिटरल नंबर्स का यूज़ करके हमें फ़ायदा ये होता है कि हम जनरलाइज फॉर्म ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं और फिर उन पर अपने 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे हम प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट प्राइस को देखते हैं कि मान लीजिए हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस थी हम मान लेते हैं कि उसे x, और हमें ये गिवन है कि वो 10% का प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस उसकी 110 थी। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से और सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 110। तो यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे x की वैल्यू 100। अब ये x जो है यहाँ पर वैल्यू ले रहा है 100, लेकिन ये x डिनोट कर रहा है CP को। तो इस तरह से x यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है, P यहाँ पर पेरीमीटर को डिनोट कर रहा था, S यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। तो ये जो भी लेटर्स हैं जैसे कि x है, P है, S है, ये किसी ना किसी नंबर को डिनोट करते हैं। इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं लिटरल नंबर्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर यह है हमारी अरिथमेटिक की लैंग्वेज और यहाँ पर है हमारी अलजेब्रा की स्टेटमेंट या अलजेब्रा की लैंग्वेज। जब आप रीड करेंगे कि अरिथमेटिक में हम किस तरह से कहते हैं, तो अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3 गिव्स 8। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसे हम अगर अलजेब्रा की फॉर्म में लिखें तो हम सिंपल लिख सकते हैं a जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर था प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो आप देखेंगे इतने बड़े अरिथमेटिक लैंग्वेज को हमने शॉर्ट फॉर्म में अलजेब्रा में लिख पा रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरह के जो अलजेब्रिक स्टेटमेंट हैं, अलजेब्रा के स्टेटमेंट्स हैं, इन पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इजीली कर पाएंगे और जो भी हमारा आंसर या गिवन वैल्यूज है, जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होगी हम इजीली निकाल पाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग अलजेब्रा को प्रिफर करते हैं। अब कोई भी जब भी आप मैथ्स की कोई भी सॉल्यूशन आप किसी भी क्वेश्चन का करेंगे तो आप हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू यूज करते हैं कि x मानते हैं, y मानते हैं, a b c इस तरह से कुछ भी मानते हैं, तो आप इसी चीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। एक अरिथमेटिक स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म के स्टेटमेंट में इजीली कन्वर्ट कर पाते हैं। इसी तरह से और दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय इटसेल्फ गिव्स 12। तो इसे हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे x जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर था, उसी में हमने x को फिर से ऐड किया जो हमें देता है फाइनली 12। इन्हें हम जो भी हमारे लिटरल नंबर्स होते हैं इन्हें हम ट्रीट करते हैं एग्जैक्टली नंबर्स की तरह। तो हम इन्हें ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो x और x को मैंने ऐड किया, 2x इज इक्वल टू 12। इसी तरह से थर्ड वाला स्टेटमेंट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स इज 30। इसे हम अलजेब्रा के फॉर्म में लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 30। तो आप देखें जो भी बड़े हमारे अरिथमेटिक के बड़े बड़े लैंग्वेज वाले स्टेटमेंट्स थे उनको हमने शॉर्ट में करने के लिए अलजेब्रा का
स्टेटमेंट यूज़ किया है, ये अलजेब्रा की लैंग्वेज यूज़ की। ये यूटिलिटी है अलजेब्रा की हमारे लिए। तो हम इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। पहली चीज़, हमारी जो अलजेब्रा की जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा प्रिसाइज है अरिथमेटिक से। दूसरा, हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी अरिथमेटिक की लैंग्वेज को अलजेब्रा की लैंग्वेज के टर्म्स में। दूसरा, हमें अंडरस्टैंडिंग देती है अलजेब्रा की लैंग्वेज और सॉल्यूशंस को इजी करती है। जैसे यहाँ पर आपने ऊपर 3 एग्जांपल देखे थे। इतने बड़े बड़े लैंग्वेजेस या इतने बड़े बड़े सेंटेंस से डील करने से अच्छा मैं सिंपल अलजेब्रा की इक्वेशन से डील करूँ। तो ये हमें बेनिफिट देता है अलजेब्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ऊपर जैसे हमने पैरामीटर वाले में देखा था पी एस, कॉस्ट प्राइस वाले में हमने देखा था वेरिएबल एक्स। तो ये सब क्या है, इन्हें हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वेरिएबल एक ऐसा लिटरल नंबर है जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। दूसरा, कांस्टेंट एक ऐसा है जो फिक्स्ड वैल्यू लेता है। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि कहीं स्टडी के लिए उसने एक रूम ले रखा है रेंट पर और उसे फूड के लिए प्राइस देना पड़ता है। मान लीजिए रूम रेंट को हम लिख देते हैं आर से। रूम रेंट उसका फिक्स्ड है, मान लेते हैं 3000 रुपीज पर मंथ, ये उसे देना ही देना है। प्लस फूड वाले कॉस्ट को अगर हम एफ से डिनोट करें तो फूड का कॉस्ट मान लीजिए उसे देना है 100 रुपीज पर डे। अब यहां रूम रेंट आप देखेंगे ये फिक्स्ड है, तो ये हमारा हो गया फिक्स्ड वेरिएबल या कांस्टेंट हो गया ये। लेकिन फूड वाला जो हमारा चार्ज है वो वेरिएबल है, वो जितने दिन फूड खाएगा उतने ही दिन के उसके पैसे देने हैं। मान लीजिए वो 30 डेज के लिए खाए, 30 डेज फूड लेगा तो उसे 30 इंटू 100 टाइम्स देना पड़ेगा। तो अगर एक हम मंथ के एवरेज पर देखें तो रूम रेंट हमारा कांस्टेंट है, फूड हमारा वेरिएबल है। तो इस तरह से हम जो हमारे लिटरल नंबर्स हैं उन्हें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो भी होती हैं वो कॉम्बिनेशन होती हैं नंबर्स के, वेरिएबल्स के और उन पर होने वाले अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया है 5x - 4। 5 को हमने मल्टीप्लाई किया है x से, x हमारा यहाँ पर है वेरिएबल, और उसे हमने सब्ट्रैक्ट किया है 4 से। तो ये टोटल जो 5x - 4 है इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन या प्रिसाइसली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह से 7x - 3y। अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल था, यहाँ पर एक x भी वेरिएबल है और एक y भी वेरिएबल है, और साथ में हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन नंबर्स का भी लिया है और साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए माइनस साइन यूज किया है। उसी तरह से 1/√2x x अपॉन √y - 3 या ax + by + cz होल डिवाइड बाय x + y + z। ये सारी जो आपके सामने 5 टर्म्स लिखी हैं ये सारी एक्सप्रेशंस की फॉर्म है। नेक्स्ट हमें देखना है कि टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया है x - 5y + 4। ये एक टोटल एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे एक है x, एक है -5y और एक है +4। तो ये इंडिविजुअल जो यहाँ पर जो आपके ये नंबर्स या फिर एक्सप्रेशन या फिर जो आपके वेरिएबल्स लिखे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे x एक टर्म है, ये टर्म नंबर 1, -5y दूसरा टर्म है, टर्म नंबर 2, और +4 यहाँ पर तीसरा टर्म है, टर्म नंबर 3। तो इस एक्सप्रेशन में x - 5y + 4 में 3 हमें यहाँ पर टर्म्स दी हुई हैं, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। उसी तरह से आप देखेंगे इन 3xy टोटल एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर 3 जो होता है, आगे यहाँ पर 3 लिखा है, जैसे 5y में यहाँ पर 5 या -5 है, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ xy। ये 2 हमारे वेरिएबल्स हैं और 3 हमारा कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। इसी में आप देखें अगर मैं सिर्फ y को कंसिडर करूं तो 3x हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा y के लिए। अगर मैं सिर्फ x को यहाँ पर कंसिडर करूं तो 3y हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा x के लिए। तो सिर्फ 3 हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, 3x हमारा कोएफिशिएंट बन जाएगा टोटल 3x y के लिए, और 3y हमारे लिए बन सकता है x के लिए।
अब क्या किसके लिए कोफिशिएंट बनेगा ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर हम मूव करते हैं जो कि है पॉलिनोमियल्स। अभी हमने ऊपर देखे थे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स उन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक सबसेट है, उसी का एक पार्ट है, लेकिन एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ आता है। जैसे पॉलिनोमियल की जो भी टर्म्स हो उसमें जो वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल का वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरा, जो भी टर्म्स होती हैं पॉलिनोमियल में उनके जो वेरिएबल्स हैं उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरा, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है हर नंबर का वो एक रियल नंबर होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इन्हीं 3 कंडीशंस के बेस पर हम जज करेंगे। 1 2 3। पहला हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1/3 a माइनस बी प्लस 7/2। अब यहां पर हम वेरिएबल्स को देखेंगे। जैसे वेरिएबल है इसका जो हमारा एक्सपोनेंट है वो है 1। एक्सपोनेंट के आगे हमें एक रियल नंबर दिया हुआ है और डिवीजन में कोई भी वेरिएबल नहीं है। सेम बी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और 7/2 तो कांस्टेंट है। तो ये हमारा जो ये गिवन एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हम देखते हैं x का क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 2y इंटू वाई स्क्वायर प्लस XY माइनस 8। अब हम एक एक टर्म को देखते हैं। पहली टर्म हम देखेंगे x का क्यूब है, 3 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और डिवीजन में हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये टर्म ठीक है। यहाँ पर अब देखेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है y की एक्सपोनेंट है प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, डिवीजन में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये भी ठीक है। x और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की पावर 1 1 है, डिवीजन में कोई भी वेरिएबल नहीं है और 8 हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इस वजह से ये भी एक पॉलिनोमियल है। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x। यहाँ पर x की पावर 3 है जो कि ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस 1/x हो रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, इस वजह से ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडर रूट हमें दिया है x प्लस वाई का। अगेन यहाँ पर सेम प्रॉब्लम आएगी, ये पूरा अंडर रूट में दिया है, ये हो जाएगा x प्लस वाई टू द पावर 1/2। पावर में फ्रैक्शन आ रहा है जबकि हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, इस वजह से ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा केस हम देखते हैं x टू द पावर 2/3 प्लस 5। सेम प्रॉब्लम, यहाँ पर हमें अगर एक पॉजिटिव इंटीजर होता तो ये पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया हुआ है इस वजह से ये हमारा जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऊपर के 2 केस हमारे पॉलिनोमियल थे, नीचे के 3 केस पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे हमने जज किया? ये 3 कंडीशंस का यूज करके। अब हम देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में अभी तक हमने टर्म देखा था, अब हम देखते हैं कि टर्म्स 1 2 3 होती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं। कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे ऊपर हमने लिया था 3xy। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, कोई भी प्लस माइनस उसके बाद कोई भी हमने दूसरा टर्म इसमें ऐड नहीं किया। तो इस तरह की जो सिंगल टर्म वाली जो पॉलिनोमियल होती है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। उसी तरह से जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो, जैसे मान लीजिए मैं 3x प्लस वाई को ही लेता हूँ, 3xy, और इसमें ऐड कर देते हैं, मान लीजिए हमने ऐड कर दिया 1, या फिर 3xy में हमने ऐड कर दिया x, या फिर 3xy में हमने ऐड कर दिया कोई तीसरा वेरिएबल, मान लीजिए z। अब आप यहां पर देखेंगे ये हुआ एक टर्म, ये हुआ दूसरा टर्म, यहां पर भी एक टर्म, यहां पर हुआ दूसरा टर्म, यहां पर अगेन एक टर्म, यहां पर हुआ दूसरा टर्म। दूसरे टर्म में कांस्टेंट भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है, कोई भी इनका कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। तो इस तरह की 2 टर्म वाली जो हमारी पॉलिनोमियल होती है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। सेम लॉजिक अब हम तीसरे वाले पर लगाएंगे। 3 टर्म्स के केस में क्या करेंगे, मान लीजिए
सेम हमारा पहला वाला 3xy लिया प्लस x ले लिया प्लस y ले लिया, या आप 3xy ले लीजिए प्लस x ले लीजिए प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, मान लीजिए 7 ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 टर्म्स हो जा रही हैं। ये है हमारी पहली टर्म, ये हमारी दूसरी टर्म, ये हमारी तीसरी टर्म। सेम इसे वाले एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो जाएं तो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो अभी तक हमने देखा कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं। अब हम देखेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। जैसे कि यहां पर हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें लाइक टर्म्स फाइंड करनी है 3xy प्लस 9x प्लस 8xy माइनस 7x प्लस 2x स्क्वायर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे टर्म्स कितनी है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। अब हम इसमें देखेंगे कि पहले लाइक टर्म्स देख लेते हैं कि जो टर्म्स होती हैं पॉलिनोमियल की उनमें सेम वेरिएबल होना चाहिए और उन वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट होते हैं या उनकी जो पावर्स होती हैं वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखें 3xy है, हम सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट देखेंगे और यहाँ पर सिर्फ x है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल कम है इससे, इस वजह से ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है। अब हम 3xy को 8xy से मैच करके देखते हैं, कांस्टेंट वाला टर्म छोड़ देते हैं, हम सिर्फ वेरिएबल्स देखते हैं। x और y की टर्म्स तो ये वाला टर्म है हमारा, ये वाला भी हमारा x और y की टर्म है। यहाँ पर दोनों में x और y की जो एक्सपोनेंट है या x और y की जो पावर है वो 1 1 है, यहाँ पर भी x और y की पावर 1 1 है। इस वजह से 3xy और 8xy लाइक टर्म्स हैं। सेम हम चेक करते हैं 3xy और 7x के लिए, अगेन सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर y की टर्म नहीं है तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे 2x स्क्वायर और 3xy, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक तो y नहीं है, दूसरी बात यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। अगर यहाँ पर y लिखा होता भी तो भी ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर है या x का जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग होता। तो आपने देखा कि हम लाइक टर्म्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप देखेंगे सेम लॉजिक अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे 9x और 7x, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर ये और ये भी लाइक टर्म्स हो जाएगी। यहाँ पर 3xy 8 और 8xy लाइक टर्म है, दूसरी लाइक टर्म है 9x और 7x, ये आपस में लाइक टर्म्स है। तो यहाँ इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। इनका यूटिलिटी ये है कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम हमेशा लाइक टर्म्स में करते हैं। इसी तरह से जब हम डिवाइड करेंगे या जब हम ऑर्डर निकालेंगे तब हम लाइक टर्म्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अभी हमने देखा था लाइक टर्म्स में हम उसकी एक्सपोनेंट चेक कर रहे थे बार बार। अब यहाँ पर देखें डिग्री क्या होती है, तो कोई भी हमें टर्म अगर दिया हुआ है किसी पॉलिनोमियल का तो उसके जो वेरिएबल के जो पार्ट हैं उनके जो एक्सपोनेंट हैं, पावर्स हैं, उनको हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर x का पावर 2 है तो 2 प्लस y का पावर 1 है तो 1। जो दोनों वेरिएबल्स हैं किसी टर्म में वो मल्टीप्लिकेशन में है, इस वजह से हम इस तरह से कर रहे हैं। तो इसकी जो हमारी डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3। सेम आप यहाँ पर देखें 2x टू द पावर 5, x हमारा वेरिएबल है, इसकी हम पावर चेक करेंगे जो कि है 5, तो इसका जो डिग्री होगा वो होगा 5। जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उनके वेरिएबल्स को, उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं उसकी डिग्री निकालने के लिए। ये होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऊपर हमने देखा था एक टर्म्स के लिए किस तरह से निकालते हैं, अब हम देखेंगे एक बड़ी इक्वेशन या एक बड़ी पॉलिनोमियल के लिए किस तरह से निकालते हैं। यहां पर है 3x टू द पावर 4 y क्यूब, तो यहां पर हम ऐड करेंगे 4 प्लस 3 7। इस टर्म की जो डिग्री है वो है 7। अब हम इस वाली टर्म को देखते हैं x टू द पावर 1 y टू द पावर 5, 5 प्लस 1 6, x टू द पावर 3 y टू द पावर 2, 3 प्लस 2 5, x टू द पावर 1 y टू द पावर 1, 1 प्लस 1 2। तो आप देखेंगे एक ही पॉलिनोमियल के अंदर अलग अलग टर्म्स हैं, हमारे केस में 4 टर्म्स हैं और उन चारों टर्म्स की जो डिग्री है वो अलग अलग है। तो अब हम
उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री को क्या मानेंगे? तो जब भी इस तरह का केस हमारे पास होता है तो हम हमेशा सबसे बड़ी डिग्री जो टर्म देती है उसे ही हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7652 में 7 सबसे बड़ा है, तो हमारे केस में इस पूरी पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी नॉन जीरो कांस्टेंट का जो डिग्री होती है वो क्या होती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर है 7 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में कि 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। हमने एक्सपोनेंट एंड सर्ड्स वाले चैप्टर में देखा था कि जब भी कोई बेस हो a और उस पर एक्सपोनेंट हो 0 तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 7 इंटू 1। अब आप देखेंगे इसका जो हमारा वेरिएबल है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो 0 है। इस वजह से जो भी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, नंबर्स आते हैं, उनका जो डिग्री होता है वो हम लेते हैं 0। 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, √2 √5 कुछ भी हो, उसका जो भी डिग्री होगा वो 0 होगा। सेकंड हम देखेंगे द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लीजिए, मान लीजिए x² माइनस 2x प्लस 3। ये हमने लिया 3 टर्म वाला एक पॉलिनोमियल। अब अगर किसी वजह से इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, तो ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी और हमें एंड में मिलेगा 0। ऊपर हमने देखा था जो नंबर्स थे उनके लिए हम ले रहे थे उनका जो डिग्री होता है वो 0, लेकिन 0 के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0 के केस में क्योंकि हम 0 में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 0 में अगर मैं x² मल्टीप्लाई करूं या 0 में मैं x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वजह से इसकी जो डिग्री होगी 0 की, जो हम कहेंगे 0 पॉलिनोमियल, उसकी नॉट डिफाइंड होती है। हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ये चीज़ आप नोट करिएगा। सेकंड, जो भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 2 हो तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपके सामने 2 एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। पहले वाला है सिंगल वेरिएबल सिर्फ x में, दूसरा वाला है 2 वेरिएबल्स x और y में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो सिंगल में भी हो सिंगल वेरिएबल की टर्म में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल की टर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाली टर्म 4x² का जो हमारा डिग्री है वो है 2, क्योंकि x टू द पावर 2 है। यहाँ पर x टू द पावर 1 है तो हमारा डिग्री होगा 1। 3 टू द पावर हमने अभी ऊपर देखा था, इसका होता है 0, और 2 1 0 में सबसे बड़ा है 2, तो इस वाली क्वाड्रेटिक का डिग्री हो जाएगा 2। सेम केस हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। x टू द पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, x और y है तो 1 + 1 हो जाएगा 2, y टू द पावर 2 है तो यहाँ पर 2। इसकी भी हमारी जो डिग्री है वो है 2। सारे ही इसमें तो टर्म्स 2 की ही हैं। तो ये है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का होता है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक और लीनियर हम आगे और देखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रूट्स या फिर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में या किसी भी बुक में आप देखेंगे कहीं कहीं आपको रूट्स लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको जीरोस लिखा हुआ मिलेगा। ये दोनों एक ही बात है। आप कहें रूट्स ऑफ इक्वेशन या आप बोलें जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, दोनों एक ही बात है। अब जीरो होता क्या है किसी भी पॉलिनोमियल का? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज 0। ये एक हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 1। ये एक पूरा पॉलिनोमियल है और हमसे पूछा गया है कि डिटरमाइन करिए कि x टू द पावर x इक्वल टू 1 इसका रूट है या नहीं। कोई भी एक्सप्रेशन हो या कोई भी एक पॉलिनोमियल हो जिसे हम मान लेते हैं p x से डिनोट कर देते हैं। जब भी इस तरह का नोटेशन हम यूज़ करते हैं p, वो हमें बताता है कि वो कोई पॉलिनोमियल है, और ब्रैकेट में x का मतलब होता है कि वो सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और वो वेरिएबल है x। तो px हमारे केस में दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 1। अब हमसे कहा गया है कि डिटरमाइन करना है कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है या नहीं। तो हम इस एक्सप्रेशन को
ये x इक्वल टू 1 इसका रूट तभी होगा जब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, पी एक्स इक्वल टू ये इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब हम x की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में 1 रख के देखेंगे, तो p x की जगह होगा 1, 1 टू द पावर 4 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6118 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चूंकि हमारे px या गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है ये वैल्यू रखने पर, तो x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का रूट है। रूट्स क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, इसे हम ग्राफिकल फॉर्म में भी अभी आगे देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में डालकर इस इक्वेशन की वैल्यू ओवरऑल 0 कर दे, वो उस इक्वेशन की रूट होती है या उस पॉलिनोमियल की रूट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होते हैं। हमने ऊपर देखा था लाइक और अनलाइक टर्म्स हमने डिफाइन करी थी, तो जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम हमेशा लाइक और अनलाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उन्हें हमें एज इट इज लिख देनी पड़ती है। जैसे हमसे यहाँ कहा गया है कि हमें ऐड करना है माइनस 3x प्लस 4 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 में। तो आप देखेंगे 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो हम 2x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे 2x स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे माइनस 7x, यहाँ पर 3x है, ये दोनों लाइक टर्म्स हुई 7x और 3x, तो हम लिखेंगे माइनस 7x। ऐड करना है तो माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा माइनस 3x। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म माइनस 2 और प्लस 4, ये भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो 0 है, तो हम लिख देंगे माइनस 2 और यहाँ से प्लस आ जाएगा प्लस 4। तो एडिशन करने पे हमारे पास आंसर आएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 10x, ये दोनों लाइक टर्म्स भी ऐड हो जाएंगी, प्लस 2। तो इन दो पॉलिनोमियल्स का एडिशन जब हमने किया तो हमें ये आया। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि हम हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स का ही कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते, उन्हें हमें एज इट इज लिख देना होता है। अभी हमने ऊपर देखा कि हम एडिशन का ऑपरेशन किस तरह से करते हैं, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। यहां पर भी लॉजिक हमारा सेम रहेगा, सब्ट्रैक्शन भी हम हमेशा लाइक टर्म्स पे करेंगे और जो अनलाइक टर्म्स हैं उन्हें हम एज इट इज छोड़ देंगे। हमसे कहा गया है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से, तो हम पहले ये वाला एक्सप्रेशन आगे लिख लेते हैं। 9x स्क्वायर से हमें माइनस करना है ये वाला एक्सप्रेशन। अब इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म सिर्फ एक ही है 4x स्क्वायर, तो हम ये वाला टर्म जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है माइनस 3x, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इस वाली टर्म में x का आप देखेंगे तो ये वाली लाइक टर्म है, हम माइनस करेंगे 3x। नेक्स्ट हमें है 6, इससे हमें माइनस करना है, यहाँ पर लाइक टर्म हम देखेंगे माइनस 2, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 9 प्लस 4 13x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो इन दो टर्म को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारा आंसर ये आया। नेक्स्ट हमें देखना है कि हम पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक जिसमें 3 टर्म्स हैं और एक में 2 टर्म्स हैं, तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से करते हैं जैसे हम नंबर्स में करते हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पर है हमें 1 माइनस एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर से। यहाँ पर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा कर लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, कैसे भी ऑर्डर में आप कर सकते हैं, ये आपके कन्वीनियंस है। तो इसे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके, 1 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस x मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर से। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां हो जाएगा 2x
माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस माइनस यहाँ प्लस देगा हमें, और यहाँ होगा माइनस एक्स क्यूब। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। माइनस एक्स क्यूब को आगे लिख लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर की दो टर्म्स हैं, एक में -2 एक में +1, तो ये हमें देगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। दूसरी लाइक टर्म्स हम देखेंगे 2x और 3x, ये हमें मिलाकर देगा 5x और एक -3। तो इस तरह से जब दो पॉलिनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके हर टर्म को हम ईच टर्म को हर इस पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे एडिशन के फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं और इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का फाइनल फॉर्म लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिवीजन हम किस तरह से करते हैं पॉलिनोमियल्स का। तो पहले हम देखते हैं कि एक मोनोमियल को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं दूसरे मोनोमियल से। मोनोमियल मतलब जो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि यहाँ पर ये पूरी एक टर्म है, यहाँ पर ये पूरी एक टर्म है। तो इसे जब हमें डिवाइड करना होगा तो हम लिखेंगे 25 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ये होगा हमारा न्यूमरेटर। इसे हम डिवाइड करेंगे 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई से। 25 को 5 डिवाइड करेगा तो हमें देगा 5 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है। अब आप देखेंगे यहाँ पर है क्यूब, यहाँ पर है स्क्वायर। तो हमने एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स वाले चैप्टर में देखा था कि जब भी सेम बेस पर कोई नंबर हो जिसका बेस सेम हो और उसके एक्सपोनेंट अलग अलग हो और ये दोनों जब डिवाइड किए जाते हैं तो जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं वो माइनस कर दिया, एक्सपोनेंट्स आपस में माइनस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बेस रहेगा वो रहेगा x और हमारा जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 - 2 1 मल्टीप्लाई बाय सेम स्टोरी y के साथ रिपीट होगी, तो y हमारा बनेगा बेस 3 - 1 स्क्वायर। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5x y स्क्वायर। तो इस तरह से जब हमने एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड किया तो हमें आंसर आया 5x y स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया एक्सपोनेंट्स वाले प्रॉपर्टीज़ का जो हमने चैप्टर 2 में देखा था, उसका यूज़ करके हमने देखा कि किस तरह से दो पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को हम एक मोनोमियल से किस तरह से डिवाइड करेंगे। हमारा कंसेप्ट फिर से सेम रहेगा। हम लिखेंगे 5 15x क्यूब। अब 3x को हम यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 3x माइनस 3x स्क्वायर, फिर से डिवीजन में आएगा 3x प्लस 18x, फिर से डिवीजन में आएगा 3x। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ये होगा 5 x क्यूब और x1, तो ये हमें देगा x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कटेगा, x स्क्वायर और x1 है तो हमें ये देगा x प्लस ये जाएगा 6 टाइम्स और x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 है तो x टू द पावर 0 कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें देगा सिर्फ x। तो इस तरह से जब हमने एक पॉलिनोमियल को 3 टर्म वाली पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक्सपोनेंट वाली पार्ट को, वाले प्रॉपर्टीज़ को जो हमने चैप्टर 2 में देखी थी। अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि एक 3 टर्म वाली पॉलिनोमियल को हम 2 टर्म वाली पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करें। तो इसका जिस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं नंबर्स के साथ, वही प्रोसेस हम करेंगे पॉलिनोमियल्स के साथ। तो इसे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 3। क्वोशंट में यहां लिखता जाऊंगा। यहां पर 2x है, यहां पर 2x स्क्वायर है, तो हम लेंगे x टाइम्स, ये हमें देगा 2x स्क्वायर, x यहाँ से हमें देगा प्लस 3x। अब हम ये माइनस करेंगे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5x में से 3x हमें घटाना है, ये हमें देगा 2x, यहाँ पर ऊपर से कैरी आ जाएगा प्लस 3। अब हम देखेंगे यहाँ पर है 2x प्लस 3, यहाँ पर है 2x प्लस 3, तो सिंपली हमें 1 टाइम जाना है, ये होगा 2x प्लस 3
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो इस तरह से जब हम 2x² + 5x + 3 को डिवाइड करेंगे 2x + 3 से, तो हम फॉलो करेंगे हमारा लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड और यहाँ पर हमारा क्वोशंट आएगा x + 1। इस तरह से दो पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करिएगा, जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा इससे कम डिग्री का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2x² 5x + 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो जाएगी 2, और जिससे हमें डिवाइड करना है जो हमारा डिवाइज़र है उसकी डिग्री है 1। तो जो हमारा डिविडेंड है या जो एक्चुअल नंबर है जिसे हमें डिवाइड करना है उसकी डिग्री हमेशा ज़्यादा होगी हमारे डिविज़र से। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेशंस और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक हमने जो भी देखा वो सारे पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन वाली फॉर्म थी। इक्वेशन का मतलब होता है हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं। पर क्या ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है? क्या ये जो हमने इक्वेशन लिखी हमेशा ट्रू होगी? इसे हम चेक करते हैं। जैसे एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि a² + 3a + 2 = 132। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है। अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये एक, अगर हम इस वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल a की वेरिएबल, अगर हम a वेरिएबल की अगर हम वैल्यू 10 लें तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? चेक करके देखते हैं। a की वैल्यू 10 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। 3 × 10 30 + 2 = 132। तो जब हम a की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। अब हम a की वैल्यू अगर 5 लेकर देखें, 5 × 5 = 25 + 3 × 5 15 + 2, ये हो जाएगा हमारा 30 + 10 40 + 2 42। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ रहा है 42, जबकि राइट हैंड साइड हमें दिया है 132। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मिसमैच कर रहा है। तो ये इक्वेशन ट्रू हो रही है किसी नंबर के लिए, किसी नंबर के लिए नहीं ट्रू हो रही है। तो ये अगर ये सारे वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए अगर ट्रू हो जाती तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती। जैसे इसी नंबर को, इसी एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पर लिखा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है a² + 3a + 2 और राइट हैंड साइड में हमें दूसरा एक पॉलिनोमियल दिया है जो कि इसी का फैक्टर फॉर्म है। अब हम यहाँ पर अगर a की वैल्यू 10 लें तो ये हमें फिर से एक्सप्रेशन ऊपर हमने कैलकुलेट दिया, हमें देगा 132। यहाँ पर अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 1 11 × 10 + 2 12, 11 × 12 होता है 132। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई a = 10 के लिए। अब हम चेक करते हैं क्या ये 5 के लिए भी सेटिस्फाई करेगी, जो यहाँ पर नहीं कर रही थी। तो हम लेकिन a = 5 हमने कैलकुलेट किया था, ऊपर 42 आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हम देखते हैं 5 + 1 6, 5 + 2 7, 6 7 = 42। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वेट कर रहा है। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फ़र्क हुआ? इक्वेशन किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए ही ट्रू होगी, सारे वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं होगी। लेकिन आइडेंटिटी सारी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स के लिए ट्रू होती है। ये डिफरेंस होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। इसलिए हम कई तरह की आइडेंटिटीज़ का काफ़ी यूज़ करते हैं, खासकर अलजेब्रा में। इस तरह की आइडेंटिटीज़ आपने काफ़ी देखी होंगी। a + b² के लिए a - b² की आइडेंटिटी। इसमें आप देखेंगे दो वेरिएबल्स हैं a और b। a और b की आप कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, आपको हमेशा दोनों तरफ इक्वल वैल्यू मिलेगी। इस वजह से ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं। इसी तरह की और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर 8 लिखी हैं ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ में आती हैं। अब देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। चैप्टर 1 में हमने देखा था किस तरह से हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, हमें डिवाइड करना है 15 को 6 से। तो कोई भी नंबर का हम जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं, डिविडेंड = डिविजर × क्वोशंट + रिमाइंडर। जैसे इस केस में हमारा जो डिविडेंड होगा वो होगा 15। इसे हमें डिवाइड करना है 6 से, तो 6 हमारा डिविजर होगा। 6 जाएगा 2 टाइम्स, हमें देगा 12 प्लस हम इसमें ऐड कर देंगे 3, तो हो जाएगा 15। तो इस केस में आप देखें डिविडेंड है हमारा 15, डिविजर है हमारा 6, क्वोशंट है हमारा 2 और रिमाइंडर है हमारा 3।
तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो रिमाइंडर की वैल्यू है 3 वो डिविज़र से छोटी है। इसी तरह किसी भी तरह का आप डिवीजन करें, अगर उसमें रिमाइंडर 0 आए या उसमें कोई और रिमाइंडर भी आए, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिविज़र की वैल्यू से कम होगा। ये होता है हमारे नंबर्स के डिवीजन के केस में। अब पॉलिनोमियल्स के केस में क्या होता है कि हम इसमें नंबर की वैल्यू ना देखकर, पॉलिनोमियल की वैल्यू ना देखकर पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं। मतलब इन पॉलिनोमियल्स द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द डिविजर। नंबर के केस में क्या होता है, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन दैट ऑफ डिविजर। पॉलिनोमियल्स के केस में होता है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन दैट ऑफ डिविजर। कैसे, वो हम देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमें दिया है 2x² माइनस 5x माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है x माइनस 3 से। इसमें हम देखते हैं कि रिमाइंडर और क्वोशंट क्या क्या आते हैं। हमें दिया है 2x² माइनस 5x माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है x माइनस 3 से। यहां पर मैं क्वोशंट लिख दूंगा, तो ये मुझे दिख रहा है 2x टाइम्स जाएगा पहले, तो ये 2x² माइनस 6x, इसे हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 2x² से 2x² कैंसल आउट हुआ, यहाँ पर हमें देगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 x माइनस 3 से बड़ा है, इसलिए हम एक बार और इसे डिवाइड कर सकते हैं। हम लेंगे +1, ये हमें देगा x माइनस 3। अब हम यहाँ पर करेंगे प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ये हमें देगा x से x कैंसिल हो जाएगा और हमें रिमाइंडर देगा 2। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो हमारी वैल्यू है px, इसे हम कह सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू px। px का मतलब डिविडेंड, ये हमारा डिविजर है, इसे हम लिख सकते हैं dx। dx का मतलब डिविजर। क्वोशंट है हमारा ये वाला जो पार्ट आएगा, इसे हम लिख सकते हैं qx, और रिमाइंडर है हमारा 2, जिसे हम लिख सकते हैं rx। तो आप देखेंगे रिमाइंडर जो है उसकी डिग्री है 0, और हमारा जो डिविजर था dx उसकी डिग्री थी 1। तो इस तरह से जब भी हम दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करते हैं, तो जो रिमाइंडर होता है उसका जो भी डिग्री होगी वो डिविजर से हमेशा कम होगी। जैसे इस केस में डिविजर की डिग्री थी 1, रिमाइंडर की डिग्री है 0। ये हमेशा ट्रू है, जब भी डिवीजन होगा पॉलिनोमियल्स का ऐसा होगा ही होगा। ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है और यही है रिमाइंडर थ्योरम। अब इसी रिमाइंडर थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस हैं। जैसे अब हमें पता चल गया है कि जो भी रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री डिविजर से हमेशा कम होगी। तो जब भी हमें डिवाइड करना होगा x माइनस ए मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हुआ डिग्री 1 का। तो जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल को 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। 0 डिग्री के पॉलिनोमियल का मतलब, जैसे यहाँ पर डिवीजन में हमारा नंबर आ रहा है कोई ना कोई, x का जो हमारा वेरिएबल था वो यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ नंबर आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। जैसे हमसे फिर से कहा गया है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। अब जैसे हमने ऊपर डिवीजन किया था, या तो हम इस तरह से प्रोसीड करें, या फिर हम इसी रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और हम कहेंगे कि ये x - 1 से डिवाइड हो रहा है, ये हमें चेक करने के लिए अब पूरे से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविजर है इस केस में dx, जो हमारा डिविजर है dx, वो दिया है x - 1। इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। इस 1 को हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में जिसे हमें डिवाइड करना है। तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो ये हमें देगा 1 प्लस x³ भी हमें देगा 1 माइनस 2x² हमें देगा 2 प्लस ये हमें देगा 1 प्लस ये हमें देगा 1। तो यहाँ यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 2 -2 0 1 + 1 2। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 2। तो आपने देखा यहाँ पर जब हमें डिवाइड करना पड़ा था, या हम यहाँ पर भी एक बार करके देख लेते हैं, x - 3 से हमें डिवाइड करना था 2x² - 5x - 1। तो हम क्या करेंगे, x - 3 से लॉन्ग डिवीजन ना करके x - 3 = 0 मतलब x = 3,
x की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में 3 पुट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि उसमें कंफ्यूजन ना रहे। यहां हम लिख देंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3, जहां जहां x है हमें 3 सब्सटीट्यूट करना है, माइनस 1। 9 2 ज़ा 18 माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 1। ये हो जाएगा 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। अब देखेंगे यहाँ पर भी हमने जब रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन यूज़ करी तो भी 2 आ रहा है, जब हमने लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया था तब भी वहाँ पर 2 आ रहा था। तो यही हमारी यूटिलिटी है रिमाइंडर थ्योरम की। हमको बार बार इस तरह से पूरा लॉन्ग डिवीजन करने में समय ना वेस्ट करना पड़े, इसलिए हम रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हमने वही किया था, इस पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से ना डिवाइड करके हमने x इज इक्वल टू 1 पुट करके यहाँ पर आंसर निकाल लिया था। x इज इक्वल टू 1 हम क्यों पुट कर पा रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे डिविजर जो है वो हमारा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। तो मुझे एक बात कंफर्म है कि जो भी रिमाइंडर होगा वो इसके डिग्री से कम होगा। अब ये तो ऑलरेडी 1 पे है, तो इससे कम तो 0 डिग्री हो सकता है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो कोई ना कोई नंबर होगा। चूंकि वो नंबर होगा और वहाँ पर कोई वेरिएबल अपीयर नहीं करेगा, इसलिए मैं x इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करके देख रहा हूँ। अगर यहाँ पर x मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर यहाँ पर x माइनस 1 ना होकर x प्लस 1 होता, x प्लस 1, तो उस केस में मैं x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करता इस इक्वेशन में। चूंकि यहाँ पे x माइनस 1 था इसलिए मैं x इक्वल टू 1 पुट किया यहाँ पर। इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर थ्योरम। जब रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गया तो फैक्टर थ्योरम समझना बहुत ईजी है। उसी चीज को जो हमने देखा रिमाइंडर थ्योरम में, उसे हम अब उल्टा करके देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n से 1 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर था, ये हमने px एज्यूम किया था, इसकी डिग्री 4 है। और a कोई भी रियल नंबर है तो x माइनस a, जैसे यहाँ पर था x माइनस 1, तो यहाँ पर a हो जाएगा 1, इज अ फैक्टर ऑफ px अगर pa इज इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है? यहां हमने देखा ये जो पॉलिनोमियल था इसको जब हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे थे तो 2 आ रहा था। इसका मतलब x माइनस 1 इस पूरे पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है। अगर ये पॉलिनोमियल इस पूरे एक्सप्रेशन को पूरी तरह से डिवाइड कर देता तो हमें रिमाइंडर मिलता 0। तो यही चीज वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो pa, मतलब जब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे a, तो वो हमारा एक्सप्रेशन 0 आना चाहिए। उसी का सेकंड कंक्लूजन आप देखें, अगर हमें ये पता चल जाए कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक कोई भी नंबर रखने पर 0 आ रही है तो x माइनस a उसका फैक्टर हो जाएगा। नोइंग दैट x माइनस a इज अ फैक्टर इज सेम एज नोइंग, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको बाद में याद रहे। इस तरह से x माइनस ए, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे x माइनस 1 तभी फैक्टर होगा जब वो इसे पूरी तरह से डिवाइड कर दे। पूरी तरह से डिवाइड करने का क्या मतलब? रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। इस केस में नहीं आ रहा है क्योंकि ये फैक्टर नहीं है। अगर कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाता, आप उसे किसी दूसरे गिवन छोटे डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते और रिमाइंडर 0 आ जाता, तो वो जो छोटा वाला आपका डिविजर था वो आपके बड़े वाले नंबर का फैक्टर होता है। यही होती है फैक्टर थ्योरम। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमें दिया गया है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता लगाना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो या तो हम इसे डिवाइड करके देखें, फिर हम लॉन्ग डिवीजन से देखें कि ये रिमाइंडर 0 दे रहा है या नहीं, या फिर हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे और हम कहेंगे x प्लस 2 हमें पता लगाना है, तो हम x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करके देखेंगे। इस इक्वेशन में हम देख लेते हैं, एक्स क्यूब 2 का क्यूब ये हमें देगा -8, यहाँ पर लिख लेता हूँ -8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा प्लस 6। ये हो गया हमारा -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। -8 -10 हुआ माइनस इक्वल टू -18 और 12 प्लस 6 हुआ +18।
तो हमारा आंसर आ गया 0, मतलब रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब x+2 इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम कहते हैं इसका फैक्टर नहीं है। तो ये यूटिलिटी है फैक्टर थ्योरम की। अब आप देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दोनों एक सिमिलर सी हैं, थोड़ा सा एक चीज को हम रिवर्स में देखने लगते हैं फैक्टर थ्योरम में। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऊपर हमने देखा था कि रूट्स हमने निकाली थी पॉलिनोमियल्स की। रूट्स का मतलब जब हमने x की कोई एक वैल्यू पुट करी थी तो उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आती थी उसे हम कहते थे रूट। अब ये रूट हमें ऐसे बोलने समझने में शायद समझ में ना आ रहा हो, तो उसका हम पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। उसके पहले एक चीज ये कंसेप्ट भी है, पहले हम इसे देख लेते हैं कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है जिसकी कुछ एक डिग्री है, तो हम उसके कितने रूट्स हो सकते हैं ये हमें पता करना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसके n नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अब वो n नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो सारे रियल भी हो सकते हैं या रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? एक इक्वेशन हमें दी है, एक सैंपल इक्वेशन है a x⁻7 प्लस b x⁻6 एंड सो ऑन। यहाँ पर a b c d ये जो आपके बड़े फिगर्स लिखे हैं, जो लेटर्स लिखे हैं, ये है कॉन्स्टेंट्स और x जो है वो आपका है वेरिएबल। तो इस इक्वेशन को हम यदि और अंडरस्टैंडिंग के लिए समझें तो ये है पॉलिनोमियल इन x। ए बी सी वेरिएबल्स नहीं है, कांस्टेंट्स हैं। ये जो पूरी पॉलिनोमियल है वो सिंगल टर्म x की x वेरिएबल में कांस्टेंट x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके इस इक्वेशन में इतनी सारी टर्म्स हैं, इसकी डिग्री कितनी है? तो हम हाईएस्ट वाली टर्म देखेंगे 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो n हमारे केस में हो गया यहाँ पर 7। तो अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। या तो रियल रूट्स हमारी सारी की सारी 7 हो सकती हैं, इमेजिनरी 0 हो जाएंगी, या हमारे रियल रूट्स 6 हो सकती हैं, इमेजिनरी 1 हो जाएगी, या हमारे रियल रूट्स 5 हो सकती हैं, इमेजिनरी हमारी 2 हो जाएंगी, या हमारी रियल रूट्स 4 हो सकती हैं, इमेजिनरी 3, रियल 3, इमेजिनरी 4। हमारी रियल रूट्स अगर 2 हुई तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा 5। अगर हमारी रियल रूट्स हुई 1, यहाँ पर हमें देना पड़ेगा 6। अगर हमारी रियल रूट्स हमने 0 मान ली तो इमेजिनरी हो जाएंगी 7। अब ये सारी कंडीशंस इनमें से ट्रू नहीं है, हम फिगर आउट करते हैं कौन कौन सी ट्रू हैं। एक चीज आप यहाँ पर लिखी देखेंगे, इमेजिनरी रूट्स जो भी होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स की वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आती हैं। इस चीज को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इमेजिनरी रूट जो होती हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आती हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल की अगर इमेजिनरी रूट्स आ रही हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगी। कॉन्जुगेट पेयर्स मतलब इमेजिनरी नंबर्स जिन्हें हम लिखते हैं a प्लस आई बी या a माइनस आई बी। आई होता है आयोटा जो इमेजिनरी नंबर को सिग्निफाई करता है। तो ये होती है कॉन्जुगेट पेयर्स। अब अगर इसमें हम कंडीशंस देखते हैं कौन कौन सी ट्रू हो सकती हैं। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 7 है, तो एक बात हमें पक्का पता है कि इसकी जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स होंगी वो भी 7 होंगी। अब 7 सारी की सारी रियल रूट्स हैं और इमेजिनरी 0 है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम इसे कर देते हैं टिक। फिर आ रहा है क्या रियल रूट्स 6 हो सकती हैं और इमेजिनरी 1 हो सकती हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि इमेजिनरी रूट्स जो होती हैं हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आती हैं, तो मिनिमम 2 तो होंगी होंगी। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन है रियल रूट्स 5 और इमेजिनरी रूट्स 2। ये मुझे पॉसिबल लग रही है क्योंकि इमेजिनरी रूट्स 2 हो सकती हैं। नेक्स्ट हमें दिया है रियल रूट्स 4, इमेजिनरी 3। 3 अगेन पॉसिबल नहीं क्योंकि हमेशा आएंगे तो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगी, तो 3 में तो नहीं पॉसिबल है। या तो 2 होंगी या 0 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी, तो ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। 3 और 4 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? पॉसिबल है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 6 और 1 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? पॉसिबल है। 0 और 7 अगेन नॉट पॉसिबल। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, इमेजिनरी में जहां जहां इवन नंबर आ रहे हैं 0 2 4 6, वो सारी कंडीशंस पॉसिबल हैं क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आती हैं। इसी हिसाब से हम नंबर ऑफ रियल रूट्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे 7 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर मैंने नंबर सिस्टम में बताया था 0 के बारे में।
तो आप मुझे बताएंगे कि 0 इवन है या ऑड है। ये चीज़ हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार रिकॉल करिएगा। तो इस तरह से कोई भी एक गिवन पॉलिनोमियल है जिसकी कोई डिग्री है, उस डिग्री में जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही उस पॉलिनोमियल्स के रूट्स होंगे। वो रूट्स रियल कितने होंगे, इमेजिनरी कितने होंगे, वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर इमेजिनरी होंगे तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे, और टोटल नंबर जो उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे वो हमेशा इवन होगा। अब हम आते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। कोई भी हमें पॉलिनोमियल दिया होगा तो वो हमेशा ग्राफ में रिप्रेजेंट हो सकता है। ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस का, ये नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड, ये नीचे वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड। इस तरह से ये हमारा एक्स वाई में प्लेन चलता है, और इस प्लेन में हम अपनी पॉलिनोमियल्स को, ये 2D प्लेन है, इसमें हम पॉलिनोमियल्स को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है fx 2x - 1, तो हम देखेंगे कि ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, या इसे हम कहेंगे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पेपर पर, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। एक चीज हमने देखी थी, अब इसका हमें रूट निकालना है। रूट क्या होता है? रूट हमें पता है कि जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 कर दें, मतलब कि जब हम fx इज इक्वल टू 0 करें, इस केस में हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। x इज इक्वल टू 1/2 मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, x इज इक्वल टू 1/2 हाफ। तो जब हम प्लॉट करते हैं हमारी पॉलिनोमियल को एक xy प्लेन या हमारे ग्राफ पेपर पर, तो वो x एक्सिस को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करता है वो उस पॉलिनोमियल का रूट कहलाता है। जैसे हमने इसे जब ऑन पेपर सॉल्व किया तो हमारा जो रूट आ रहा है 1/2, इसी को जब हमने सॉफ्टवेयर की मदद से जब हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया तो वहाँ पर भी ये x एक्सिस को 1/2 पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा रूट होता है वो x एक्सिस, किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट होता है वो x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है वो होता है उसके रूट्स। हमें पता है डिग्री 1 है तो रूट भी इसका 1 होगा। वही रूट जब हमने सॉल्व करके निकाला तो 1/2, ग्राफ पेपर पर देख रहे हैं तो वो भी 1/2। तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पॉलिनोमियल्स का। और हम इस एग्जांपल को और आगे बढ़ के देखते हैं, डिग्री 2 में क्या होगा। यह है डिग्री 2 का केस। यहां पर भी हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। fx की वैल्यू हमें 0 आनी चाहिए रूट निकालने के लिए, तो यहां पर होगा x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0 करना है। जब हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट करके जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x + 1 x + 2। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हम किस तरह से करते हैं ये हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए हमें इतना समझना है कि रूट्स हम किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो x + 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा x + 2 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में हमें 2 रूट्स मिलेंगे। यही चीज़ हम वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ से हमें मिलेगा x का वैल्यू जो हमें होगा x इज इक्वल टू, पहले से होगा -1, सेकेंड से हमें निकलेगा -2। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकाले। अब यही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते तो वो कुछ आपको इस तरह से दिखती, ग्रीन लाइन में जो है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये ग्राफ पेपर को -2 पर कट कर रही है जो कि हमने -2 निकाला, दूसरा ये -1 पर कट कर रही है जो कि हमने -1 निकाला। तो सेम चीज़ है, जब भी कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन हो उसे अगर हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट करता है, वो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो उसके रूट्स कहलाते हैं। चूंकि ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री की होती है, इसलिए हमारे एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रही है। वो 2 जगह जहाँ जहाँ कट करती है वही हमारे उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अब हम देखते हैं 3 डिग्री में क्या होता है। ये हमें एग्जांपल दिया है 3 डिग्री का। ये हमारा पॉलिनोमियल है, आप देखेंगे डिग्री 3 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो अब हमें पैटर्न से समझ में आ रहा है कि चूंकि डिग्री 3 है तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी 3 होंगे। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को, सेकेंड कट यहाँ पर कर रही है, थर्ड कट यहाँ पर कर रही है। तो इस 3 डिग्री के जो रूट्स होंगे
वो ऑन ग्राफ अगर हम दिखेंगे प्लॉट करके तो इस तरह से हमें दिखेंगे। इसी तरह से आप अगर 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री में जाएं तो इसी तरह से जब आप उसके ग्राफ प्लॉट करेंगे सॉफ्टवेयर पे तो वो जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेंगे उस कट वाले जो पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस का, वो उसका रूट कहलाता है। अब एक चीज़ हमने यहाँ पर ऊपर देखी थी इमेजिनरी के बारे में कि कई केसेस में ज़रूरी नहीं है कि सारे रूट्स रियल आए। जितने भी रियल रूट्स होंगे वो सारे हमारे ग्राफ पेपर पर प्लॉट हो सकते हैं। जैसे कि हमने एक डिग्री 1 के लिए देखा, वो प्लॉट हुआ था, ये देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कट किया। 2 डिग्री के लिए हमने देखा, यहाँ पर 2 जगह कट किया। इसी तरह से 3 डिग्री में हमने देखा, फिर से यहाँ पे 3 जगह पे कट किया। लेकिन ऐसे भी केसेस या ऐसे भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनमें सारे के सारे रूट्स जो हैं वो रियल ना हो। जैसे वो भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। अब एक चीज हमें पता है कि अगर ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ रूट्स इसके 3 होने चाहिए। पर अब हम जब इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर रहे हैं तो ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ रियल रूट्स इस केस में 1 है और नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स इस केस में 2 है। हमें पता है कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 आ रहे हैं। तो ये अभी तक हमने जितनी चीज़ें देखी सारी स्ट्रीमलाइन हुई, सारी कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करते हुए देखा। हमने देखा कि रूट्स क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे निकाल सकते हैं पेपर पर, और किस तरह से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक ग्राफ पेपर पर। ये सब हमारा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। ये ग्राफ वगैरह तो एग्जाम रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रूट्स होता क्या है एक्चुअली। दूसरा हमने देखा रूट्स और जीरोज एक ही बात होती है। कहीं कहीं आपको रूट्स लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। होपफुली आपके काफ़ी हेल्प में आया होगा, और इसकी सेशन की जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन से जो रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ओपन कोर्स के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।